सभी का अभिनंदन करती हूँ। क्या एक बार जोरदार तालियों के साथ अब यहाँ उपस्थित सभी का स्वागत करें। हर 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 महादेव। आइए आज के इस टॉक शो का शुभारंभ हम करते हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करती हूँ हमारे बीच मौजूद बिहार और झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष अश्विनी जी खटेल एवं विशाल पाटिया जी को कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। वेलकम अश्विनी जी, वेलकम विशाल जी फॉर द टॉक शो। प्लीज हैव अ सीट। अब मैं निवेदन करती हूँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोन 2 के विकास जी खंडेलिया जी से कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विकास जी, और अब जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में रिक्वेस्ट करती हूँ हम सब के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री सुनील सेन जी का आज के टॉक शो और ये सुनहरा अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है कि इन चारों दिग्गजों के साथ मैं संवाद कर सकूं, आप सबकी बातें प्रश्न के रूप में सीधे इनसे पूछ सकूं और सभा में उपस्थित हर एक युवा की आवाज बनकर मैं उनके दिल की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक मैं पहुंचा सकूं। साथ ही साथ इस टॉक शो में हम आपको भी इनसे सीधे सवाल करने का मौका जरूर देंगे। तो काइंडली आप भी अपने अगर कोई प्रश्न है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप अपने प्रांतीय अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, तो ये सुनहरे अवसर को आप मत गवाइएगा, जरूर अपना प्रश्न रखिए। मैं आपको ऑर्गेनाइजर की एक कॉर्डलेस माइक हमें उपलब्ध करवाएं और अगर हो सके तो 2 कॉर्डलेस माइक अगर है तो 2 कॉर्डलेस माइक। अश्विनी जी, विशाल जी, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर आयोजन आपने किया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत रातों से, बहुत दिन से आप दोनों शायद लगे हुए होंगे बहुत सारे डिस्कशन में, बहुत सारे प्लानिंग में। तो इज इट अप टू द मार्क? मतलब क्या आपने जो एक्सपेक्ट किया था ये वैसा ही आपको आज एक्चुअल से दिखाई दे रहा है या उससे भी ज्यादा या उससे कम? धन्यवाद भाभी। सबसे पहले तो जब हम लोग को पीएचडी ट्रेनिंग, वो भी जोन 2, तो हम लोग दोनों का दिल बहुत हल्का हुआ। करना है और करना ऐसा जगह है कि बॉर्डर एरिया में करना है कि बिहार के भी आ जाए मेंबर्स और झारखंड के भी आ जाए। आप बोले अश्विनी भाई ये तो हमसे नहीं होने वाला है, तुम और कुछ ऑप्शन देखो। तो ये बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना करेंगे, क्या होगा, कम या बेसी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग 200 का लेंगे, हो सकता है 100 होगा और हो सकता है 250। और आज हम लोग ने देखा कि हम लोग को लास्ट में रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ा। तो मुझे लगता है कि आगे आगे जवाब करने से क्या होगा कि क्या हम लोग सोचे तो क्या होगा। पूरे देश भर में और उसी रूप में जैसे मुझे जो मैं शाखा में काम करता था, जो प्रांतीय पदाधिकारी ने मुझे महसूस किया कि हाँ ये बंदा है जो आगे जाकर काम कर सकता है। और उसी रूप में शायद मैं जब प्रांत में अपनी सेवाएं दे रहा था तो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इस रूप में महसूस किया होगा कि ये आगे बढ़कर शायद अपनी सेवाएं दे सकता है। तो डेफिनेटली मैंने अपना 100 दिया और यही वो 100 है कि आज मैं इस जगह पर हमारे सामने के आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन का जब बात करते हैं तो इसका सिनोनिमस वर्ड जो होता है, पर्यायवाची शब्द है भैया। मैं आपसे और
जब आप लोग राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के लिए चुने गए या जब आपको ये भार दिया गया, तो शायद सबसे बड़े जो चैलेंज या सबसे बड़ा टास्क जो होता है अपनी कोर टीम को सिलेक्ट करना, क्योंकि वो टीम होती है जिसके साथ आप आगे आने वाले 2 साल के लिए बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होंगे, एग्जीक्यूशन होंगे, सब कुछ होगा। तो इस कोर टीम के सिलेक्शन के समय कौन से ऐसे 3 क्राइटेरिया होते हैं जो आप देखते हैं उन सदस्यों में और उन्हें अपने कोर टीम का हिस्सा बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग विशाल जी से ये उत्तर सुनेंगे, अश्विनी जी से, और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि उन्होंने अपनी कोर टीम सिलेक्ट करने के समय कौन से 3 क्राइटेरिया देते हैं। कृपया प्रसाद में चहल पहल कम करें और मुझे लगता है कि आप लोग एक जगह बैठेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये टॉक शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऐसे सवाल मैं पूछूंगी जो शायद आपके फर्स्ट टाइम आप सुनेंगे इनके विचार उन सवालों पर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पर जो ये चाय कॉफी वगैरह की सेवाएं जो अभी निरंतर चल रही है, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देर से आप लोग लगे हुए हैं, थोड़ी देर आप लोग बैठ जाइए, रेस्ट कर लीजिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सेटल डाउन, ताकि जो आंसर्स भी दे रहे हैं वो लोग फ्लोलेस एक आंसर दे सके। हम लोग अगर पिन ड्रॉप साइलेंस इस 1 घंटे के टॉक शो में अगर हम लोग बना के रख सके तो शायद बिहार और झारखंड का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। थैंक यू, थैंक यू। यस विशाल भैया। भाभी, कोई भी कार्य करना है तो हमें ग्रुप रहना चाहिए। कोई भी सिंगल आदमी कुछ भी काम नहीं कर सकता, उसकी जो टीम होती है उसी से वो आगे कार्य कर सकता है। और मैंने अपनी टीम बनाने पे यही देखा था कि मैंने पुराने और नए दोनों का मिक्सअप रखा। पुराने जो कि नॉलेजेबल रहते हैं, तो पहले क्या किया है, प्रांत में क्या कार्य होता है, उनके बारे में कुछ नॉलेज रहता है, और नए उसके साथ सीख के काम करते हैं। तो पहला मेरा ये था कि मैं पुराने और नए मिला के मिक्सअप करूँ। दूसरा था कुछ चुनिंदे जो कि मुझे लग रहा है, मुझे लगा कि वो आगे कुछ ला सकते हैं, कुछ बढ़िया, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स जो कि हमारे अभी के क्षेत्र में अभी जो हम लोग को मारवाड़ी में चाहिए वो जरूरत है, उस हिसाब से हम लोग कुछ कार्य लाए। तो मैंने वो अपने जितने भी संयोजक था उन्होंने देखा कि ये मतलब मैंने इसके पहले कुछ खाला भी था, तो मुझे ये पता था कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा उससे भी मिल गया था कि हाँ मुझे ऐसा संयोजक भी चाहिए जो कुछ नया लाए। एज यूजुअल हम लोग जो पानी पिलाना, ब्लड डोनेशन करते हैं, हम लोग उसके अलावा भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग की मारवाड़ी में बहुत बड़ी ब्रांड हो गई है, अभी कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं रह गई। तो मुझे लगा कुछ नया कार्य करना है, तो मैं वैसे व्यक्तियों को भी अपने ग्रुप में लिया। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे लोगों को लिया जो कि प्रांत में आना चाहते हैं और उनको मौका नहीं मिलता, कार्य करना चाहते हैं और उनको कभी ना कभी कोई ना कोई कारण से वो मौका नहीं मिला, वो आ नहीं पाए, मगर वो आके काम करना चाह रहे हैं। तो वैसे लोगों को मैंने अपनी टीम में लिया। बहुत सुंदर। इसी सेम प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगी कि आपने अपनी टीम सेलेक्ट करते वक्त कौन से 3 क्राइटेरिया आपने देखा? मैंने जो 3 क्राइटेरिया रखा था उसमें सबसे पहला था अनुभव, दूसरा था कंफर्ट कम्युनिकेशन, और तीसरा जो थोड़ा हट के था वो मैंने सोचा आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। जो सबसे पहले मैंने कुछ महत्वपूर्ण वर्ग जैसे महामंत्री या उपाध्यक्ष मुख्यालय, मैंने उन लोगों को चुना जिनके पास अच्छा अनुभव था, जिनको डॉक्यूमेंटेशन की अच्छी जानकारी थी, रिपोर्टिंग की अच्छी जानकारी थी, मैंने इनको वो महत्वपूर्ण पद उनको दिया। फिर कुछ पद जो आज के युवा ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, इसके अलावा हमारा जो साइक्लोथॉन है, युवा विकास, ऐसे पद मैंने कुछ ऐसे युवाओं को जिससे मैं जिन्हें प्रांत में लगातार 2-3 साल से देख रहा हूँ कि वो लगातार काफ़ी अच्छा एक आउट ऑफ बॉक्स पे सोचते हुए नए आइडिया के साथ कर रहे हैं, मैंने उनको सिलेक्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि कम्युनिकेशन, मतलब वो मेरी बात समझ जाए और मैं
उनको जो बोलूँ वो शॉर्ट एंड सिंपल क्लियर रहे। तो मैंने उन लोगों को ही पिक किया जो इस तरह से मेरे साथ कंफर्ट में जुड़े और एक अच्छी टीम बनी। उसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने शाखा में अभी कुछ ही वक्त बिताया, लेकिन हाँ एक छोटा नेतृत्व बिताने के बाद वो प्रांत में काम करने के लिए भी आगे आए। तो हमने नए नेतृत्व को भी अवसर प्रदान किया। इसको देखते हुए कि प्रांत में हमेशा नए नेतृत्व तभी आएगा तभी नए आइडिया भी आएंगे, ये सोच के साथ मैंने इस पे काम किया। बहुत सुंदर। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, इसी से प्रश्न का जवाब आपसे। आपका समय जाया नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही मिनट में एक ही लाइन में अपनी बात। मेरा जो सबसे पहला जो कंसेप्ट था वो था सक्रियता, कि जो साथी को मैं कहूँगा उसकी सक्रियता पूर्व में कितनी रही है और किसी भी काम को करने में उसका जुनून क्या है। तो सक्रियता पर मैंने ध्यान दिया। तो दूसरा बात का जुनून और तीसरा बात का अनुभव, कि उनका संगठन के प्रति क्या अनुभव है और किस रूप में वो संगठन को जीते हैं, उस रूप में मैंने विकास भैया, अब आपके पास आते हैं। हमने इतनी देर में विकास भैया के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। विकास भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका अब तक के सफर में सबसे कठिन परिस्थिति इस पूरी यात्रा में कौन सी रही है? अगर एक कठिन परिस्थिति की अगर हम बात करें तो वो कौन सी रही है? मैं समझता हूँ कि कठिन परिस्थिति आती है और मेरे मतलब कि जीवन में कई बार आई, पर जब तक हमारे बड़े भैया लोग उपस्थित रहते हैं तो सारी परिस्थितियाँ दूर हो जाती हैं। एक परिस्थिति के बारे में बताना, ये तो फिलोसॉफी है, ये फिलोसॉफी आपकी अच्छी है, बट आप एग्जांपल के तौर पर हमें बताइए। एग्जांपल के तौर में मैं यही बोलूँगा कि जब मैं उपाध्यक्ष बनने के रेस में रहा, या प्रांत का हो या राष्ट्र का हो, तो मेरे लिए परिस्थितियाँ आई, कठिन परिस्थितियाँ आई। मतलब कि प्रांत में मैं महामंत्री था। मैं जब महामंत्री था उसके बाद मैंने प्रांतीय उपाध्यक्ष के लिए चुनाव करके मैं उस प्रांतीय उपाध्यक्ष का चुनाव जीता हूँ। मतलब एक महामंत्री जिसने 50 शाखाओं के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया है, उसके बावजूद भी उसे अपने मंडल के 7 शाखाओं में चुनाव लड़ के आना पड़ रहा है। तो ये उपाध्यक्ष के लिए मेरे लिए एक कठिन परिस्थिति थी। और जब मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना उस टाइम भी एक ऐसी परिस्थिति आई जिसका मतलब कि अतुल्य बहुत कठिन है मेरे लिए कहना, फिर भी मतलब कि भगवान के आशीर्वाद से, और मैंने कहा कि जब तक आप जैसे युवा साथियों के विश्वास से इसमें पार पाना एक चुनौती है मेरे लिए। उस दौरान सुमित भैया का, प्रशांत भैया का, मोहित जी का, सुरेश भैया का, कई लोगों का फोन आया। तो मैं समझ गया कि ये परिस्थितियाँ ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ये हम लोग मिलकर पार कर लेंगे। थैंक यू। मेरा अगला सवाल फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के लिए है। भैया, जब भी मैं सुबह उठती हूँ और फेसबुक या इंस्टाग्राम देखते हैं तो सबसे पहला जो आता है ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच पर ये पोस्ट आता है कि आज हमारे राष्ट्रीय महोदय बिहार में है, कल उड़ीसा में है, परसों पूर्वोत्तर में है। ऐसे हर दिन शायद आप एक नई जगह ट्रेवल करते हैं। एंड आई थिंक ये आप जिस पोजीशन में है उस पोजीशन की डिमांड भी है। संगठन में जिस तरह का समय आप संगठनात्मक यात्राओं में देते हैं, इन सब के बीच आप मंच, परिवार और अपने बिजनेस में संतुलन कैसे मेंटेन करते हैं? इसमें बहुत सारे रिलेटेड टर्म होंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा बिजनेस, परिवार, संगठन। बहुत ईमानदारी की बात बताता हूँ कि जब पिछला कैरियर जो गया था, जब सुरेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आ गया हूँ। लेकिन मैं उस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं था।
तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बन पाऊंगा, उस जिम्मेदारी को मैं नहीं ले पाऊंगा। फिर जब ये टेन्यूर आया और उससे पूर्व जब सुखबुगाहट हुई और जब मेरा नाम आया, तो मैंने बहुत सारा चीज़ों पर चिंतन किया। पहले परिवार के साथ कम्युनिकेशन बनाया, फिर मेरे बिजनेस में मेरे बिजनेस पार्टनर है, मैंने उनके साथ संवाद किया कि अगर मैं इस पद पर जाता हूँ तो मैं 2 साल के लिए ऑफिस आना मुमकिन नहीं होगा। बहुत जब कोई ऐसी परिस्थिति होगी जब आप नहीं है या कोई रीजन होगी तो मैं ऑफिस आ सकता हूँ, अदरवाइज ऑफिस नहीं होगा। और वो 1 दिन 2 दिन का समय नहीं है, पूरे 2 वर्ष का समय है। तो जब उनसे पूरी बात हुई, उन्होंने भी थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड किया और परिवार में ये बात चूंकि हो चुकी थी। और लाइटर ऑन में कहूँ तो जैसे कि अश्विनी जी और भाभी जी मंच में समर्पित है, या मैं यूं कहूँ कि मोहित जी और प्रियंका जी मंच में समर्पित है, उसी रूप में मैं भी और मेरी बेटा आप भी दोनों संगठन से जुड़े हुए हैं। और वो भी वर्तमान शाखा अध्यक्ष रह चुकी है और पूर्व प्रांतीय संयोजन के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। इस वर्ष चूंकि मेरा ज्यादा ये व्यवस्था रही तो इसलिए मैंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, अदरवाइज मैंने उनको जोड़ दिया तो वो सारी बातें सारी चीजें समझ जाती है कि मंच की दिक्कतें क्या है, किस रूप में चीजें हमको लेकर आगे बढ़नी होगी है। तो ये एक बात था कि उनको मंच से जोड़ने से मुझे ये वाला बेनिफिट मिल गया कि टाइम वाला पार्ट है, बाकी चीजें मैनेज होनी शुरू हो गई। एंड बिजनेस की बात मैंने कहा कि मैंने अपने पार्टनर से पहले ही डिस्कस कर दिया था और ईश्वर की बहुत कृपा रही कि जैसे ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ा, चूंकि मेरा व्यापार जो है बहुत छोटा है सोने का और उसके रेट जो है बहुत बढ़ते गए, तो व्यापार का फ्लो जो थोड़ा कम होते गया, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट का जो रेशो था वो कहीं ना कहीं मैनेज रहा। तो शायद मुझे गॉड का गिफ्ट रहा शायद कि वो बैलेंस कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी किया, तो उस रूप में भी मेरी चीजें बन के हो गई। थैंक यू। अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपके बेटर हाफ भी ऐसे ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं? जी भाभी, शुरुआती दौर में तो मेरी वाइफ मन से नहीं जुड़ी हुई थी, फिर मेरे डेडिकेशन को देखते हुए उसने भी मंच को अपनाया और ये गलत बोल रहे हैं, डेडिकेशन वाली बात नहीं। देखिए, मेरा जो ये मंच के प्रति समय या जो भी है, ये कहीं मेरे परिवार का सेक्रीफाइस है, उनका प्यार है मेरे प्रति और शायद मेरी एक चाह है जो जैसे लोग बोलते हैं कि एक जीने का विकल्प तो आफ्टर परिवार के मतलब किसी से ज़्यादा एक लगा हुआ है तो वो मंच परिवार है। और इस मंच परिवार से जुड़ने के लिए मेरी धर्मपत्नी ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं और जहाँ तक काम की बात है तो मेरे भाई बड़े भाई लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन एक डर रहता है अंदर में, इसीलिए मैं किसी भी ट्रिप में जाता हूँ तो चाहे रात को 2 बजे वापस आना पड़े, 4 बजे वापस आना पड़े, मैं घर वापस रात में आता हूँ। भाभी, मैं बता देता हूँ अश्विनी भाई के वाइफ कैसी जुड़ी। अश्विनी जी प्रांतीय उपाध्यक्ष थे, मैं अध्यक्ष था और संगठन का काम चल रहा था। इनके मंडल में इनको एक महिला शाखा खोलनी थी, 20 तो फूट गई थी, एक की कमी थी, तो अश्विनी भाई वहाँ भाभी को सेक्रीफाइस किया कि आप तुम मंच से जुड़ जाओ तो मेरा 21 मेंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भाभी का और अश्विनी जी का मंच के प्रति लगाव है कि कहीं भी मतलब कि किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी मीटिंग में भाभी उपस्थित रहती है एक बैकबोन की तरह। विकास जी ने अश्विनी जी ने भाभी जी को मंच का सदस्य बनाकर मंच का कर्जा उतार दिया। आपसे भी सुनना चाहेंगे, आप अपना वर्क और संगठन और वर्कर बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? भाभी, मेरी वाइफ को इंटरेस्ट नहीं है और वो हमारे समर्थन शाखा में मेंबर है और मैं कितना ही बोलूँ वो जाते नहीं। ये हमको ये सभी हमको कहीं भी समाज का काम करना हम जाके कर लेंगे, पर हमको जुड़ के नहीं करना है। ऐसे कि नहीं हमको
संगठन में जुड़ के फिर वो बंधने वाला काम और ये वो हमको जब जाना चल जाए तो नो डाउट मुझे मेरी वाइफ की तरफ से बहुत सपोर्ट है और मेरे बच्चों की तरफ से भी। अभी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं सिंगल फैमिली हूँ, मेरे भाई का एक और अपना बिजनेस है, तो मैं अभी नहीं रहता तो दोनों पूरे कॉपरेट करते हैं मेरे बिजनेस को देखने में भी और मेरे घर को भी देखने में। दोनों जन का बहुत कॉपरेट, दोनों चीजें दोनों का बहुत कॉपरेशन है और उसी के साथ मैं मंच में आज समय देता हूँ। धन्यवाद। मेरा अगला सवाल फिर से आप दोनों से ही हम शुरू करते हैं कि अभी तक का आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें से अगर 2 बेस्ट प्रोजेक्ट अब तक आपने जो किए हैं जो आपके लिए बहुत फुलफिलिंग है या सेटिस्फाइंग है, तो वो 2 बेस्ट प्रोजेक्ट आपके प्रांत में कौन से हुए? मैं 2 नीति पे चर्चा करना चाहूँगा। पहला का प्रेजेंटेशन यहाँ हुआ अभी स्पोर्ट्स कार्निवल सीजन 1, जिसकी कल्पना मैंने कुछ शाखाओं में जब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही थी उसकी विजिट के दौरान देखा कि युवाओं में एक अच्छा जोश है स्पोर्ट्स के प्रति। तो मैंने उसको देखते हुए एक कल्पना की कि मैं प्रांत स्तर पर न सिर्फ क्रिकेट बल्कि बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस और कैरम बोर्ड इन खेलों को भी शामिल करते हुए न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं को भी इसमें भागीदारी बनाऊं। तो हमने स्पोर्ट्स कार्निवल सीजन 1 की परिकल्पना की, जिसमें लगभग प्रांत से 200 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। लगातार 7 दिनों तक मैं ससुराल में भी नहीं रुका, मैं पार्वतीगंज शाखा के अतिथि में 7 दिन तक रुका रहा और 7 दिनों में हमने इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया। राष्ट्रीय स्तर के फाइनल में हमारे मुख्य अतिथि थे और सच कहूँ पार्वतीगंज शाखा हमारे कन्वीनर निशांत जी गोयल जो आज राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, शाखा के अध्यक्ष गौरव जैन जी, साथ में मेरी टीम से कोषाध्यक्ष रेशु चौधरी जी, निखिल सिरानिया जी, कंदोई जी, तो काफी लोगों ने इसमें जो सहयोग दिया उसके कारण सीजन 1 सफलता का पैमाना मुझे ये मिला कि जब खिलाड़ी विदा हो रहे थे, चाहे वो हार के विदा हो रहे थे या जीत के विदा हो रहे थे, वो मुझसे सीजन 2 का कमिटमेंट लेके विदा हो रहे थे और ये मेरे लिए खुशी का मसला है। दूसरा, मैं जब प्रांत में आया तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि बिहार प्रांत जो है थोड़ा निर्धन प्रांत है। हमारे पास न स्पॉन्सर्स है ना हमारे पास कोई रिसोर्स है। जो है वो आप लोगों का राष्ट्र शुल्क है, उसी का जो एक हिस्सा हमारा है वही हमारा है। तो मैंने उस हिस्से को देखते हुए एक कल्पना की कि क्यों ना हम इतने बड़े व्यवसायी हैं, इतने बड़े कंज्यूमर भी और सप्लायर भी हैं, तो क्यों ना हम अपने बिजनेस के रिसोर्स को अपने मंच के लिए यूज करें। तो मैंने इसमें एक व्यापारिक समझौता हमने डिजाइन किया। ये आइडिया मुझे हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष रेशु जी ने दिया, जिसको हमने थोड़ा विस्तृत रूप प्रदान किया। हमने कहा कि व्यापार आपका, प्रचार हमारा, आप हमसे जुड़िए, हम आपके व्यापार के प्रचार को हमारी शाखा स्तर तक पहुंचाएंगे। हर मंडे हमारा कॉमर्शियल डे होगा और आपके प्रचार को अपनी शाखा तक पहुंचाएंगे। हमारे हर इवेंट में आपको काउंटर फ्री गिफ्ट करेंगे। एज वेल हमारे किसी भी इवेंट में आपको निःशुल्क आमंत्रित भी करेंगे, आपको मेडिसिन भी फ्री करेंगे। तो इसके लिए आप एक छोटी सी धनराशि हमें देनी है। तो ये जो हमने इम्प्लीमेंट किया, तो अभी ज्यादा नहीं, हमने 5 MOU ऐसे साइन किए और उन 5 MOU को हम हर मंडे का एडवर्टीजमेंट हर प्रांत से लेकर शाखा स्तर तक पहुंचाते हैं। हमारे जितने भी इवेंट हुए उनका काउंटर लगा है। ये तो हमारा अखिल भारतीय महावाड़ी उनका कार्यक्रम, इसलिए यहाँ वो अलाउ नहीं था। इसके साथ ही आज उनका चुनाव सिर्फ हमारे व्यापारिक गतिविधियों के रूप में नहीं है, आज वो मंच के एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमसे जुड़ चुके हैं। और केवल सोच ये नहीं है कि मुझे उनसे पैसे लेने हैं, मेरी सोच ये है कि आज वो लेयर जो हमसे दूर थोड़ी छिटक के बैठती है उनको मंच में कैसे लाया जाए। आज अगर वो लेयर हमारे साथ बैठेगी, हमारे कार्यक्रमों में आएगी, हमारे कार्यक्रमों को हमारी मंशा समझेगी, तो निश्चित रूप से वो एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं, आपके कार्यक्रमों को स्पॉन्सरशिप करवाएंगे। तो इस सोच के साथ हमने इसे किया है। आशा है मैंने अपने कार्यक्रम में अगले 5 MOU 3-4 और कर दूंगा, लेकिन अगले कार्यकाल में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये हमारे प्रांत के लिए एक अच्छा फंड रेजिंग कार्यक्रम होगा। तीसरा कार्यक्रम
मैं छोटा सा करना चाहूंगा कि आंगन सबके लिए कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है और उसमें हमारे राष्ट्र ने हमें सोन पापड़ी की आदत लगा दी। तो बिहार प्रांत को वो सोन पापड़ी जो है इतनी भाई थी, उन्होंने कहा कि हम आनंद सबके लिए सोन पापड़ी के बिना नहीं करेंगे। हमने अपना प्रयास जारी किया। मैं यहाँ मन से धन्यवाद दूंगा हमारे आदित्य जी को, गोविंदपुर शाखा के। उन्होंने भी इसमें मुझे मदद की और एक अच्छे मैन्युफैक्चरर का नंबर प्रदान किया, लेटर भी गया बिहार को। तो बिहार ने प्रयास किया और जो काम राष्ट्र के द्वारा था कि परचेजिंग में उनकी, ट्रांसपोर्टेशन में उनका, ये प्रांत ने अपने स्तर पर किया और 25,000 सोन पापड़ी का डब्बा का ऑर्डर कलेक्ट किया पूरे बिहार से और उसकी राइट टाइम डिलीवरी पूरे प्रांत में की। तो ये भी मैं मानता हूँ कि हमारे जो कन्वेनर है आनंद सब के लिए, ये उनका बहुत शानदार प्रयास था और उन्होंने इस पर काम किया। काम और भी बहुत सारे हुए हैं जिनकी है, लेकिन समय की कमी है। तो मैं विशाल मैं एकदम संक्षिप्त रूप से आपसे प्रश्न सुनना चाहूंगी कि बेस्ट 2 प्रोजेक्ट आपके प्रांत में कौन से हुए हैं? भाभी, हम लोग ने झारखंड प्रांत की शाखाएं इतनी एक्टिव है कि मुझे लगता है हर एक प्रोजेक्ट में वो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मैं जब से झारखंड में देखा हूँ, मतलब मुझे लगता नहीं है कैसे करो, जैसे भैया ने बोला कि बुक्स का करना है, हम आपको 10,000 दे पाएंगे, 25,000 कैसे भाभी 1 घंटे में चलाएगा, मुझे भी नहीं पता। तो ये हमारे झारखंड का। तो भाई मैं शॉर्टकट में यही बताना चाहूँगा कि मैं जब अपने कार्यकाल शुरू कर रहा था, मेरा 2 चीज़ था भाभी कि एक, हम मारवाड़ी भाई सभी समाज से जुड़े हुए हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है बिजनेस। तो क्यों ना हम अपने इतने बड़े समाज को, जो कि 5,000 मेंबर्स हम लोग के झारखंड प्रांत में, उनको कोई एक बिजनेस से कनेक्ट कराएं। तो मैंने एक बिजनेस एलाइड कार्ड लॉन्च किया, जो कि हम लोग का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो सुरेश भैया ने बोला कि नेशनल में भी आ रहा है। तो हम लोग एक एलाइड कार्ड लॉन्च कर चुका हूँ और उसमें हम लोग ने करीब 100 टाइप भी कराया है। जो कार्ड्स कहीं भी दिखाएंगे तो वो कार्ड से आपको डिस्काउंट मिलेगी, आपको कोई कॉल कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उसमें एक स्कैनर दिया हुआ है, हम लोग उसमें ट्राई करें कि हमारे जितने मेंबर्स हैं उसका क्या बिजनेस है, वो आप ऑनलाइन तुरंत देख पाए कि मैं रांची में हूँ, अरे मॉर्निंग हाट से कोई उस बिजनेस को देखना चाह रहा है तो वहाँ देख लो, डायरेक्ट कॉल करके वो साइन अप कर सकते हैं। तो ये बिजनेस करने के लिए मैं चाह रहा था कि हमारे बड़े पीछे हो। साथ ही साथ खेलकूद हमारे यहाँ झारखंड में हमेशा होते रहता है, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो। मैंने बॉक्स क्रिकेट बोल के लाया है, बॉक्स क्रिकेट, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि उतना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा, और मुझे महिला, पुरुष तो नहीं, महिला शाखा भी 4 उसमें है। ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सब, और मुझे लगता है दोनों जगह पुरुष और महिला शाखा मिला के करीब 20 से 22 ब्रांचेस की उसमें एक्टिविटीज है। तो ये बहुत अच्छा हम लोग के लिए प्रोग्राम था। शाखा के एक और बात अभी हम लोग ने एम्बुलेंस सेवा जो शुरू किया है, ये मेरे दिल की चीज थी कि आज हम लोग कभी दुख में रहते हैं तो हम लोग का साथी को नहीं मिल पाता, तो अपना पांच हमेशा ही साथी रहा, आज हम लोग खड़े हैं। तो ये हमारी तीसरी प्रोजेक्ट है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर प्रोजेक्ट शिवानी ने आपने बताया। अब लोग करते हैं फिर से हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी की तरफ एक सवाल जो शायद जिसका अक्सर मतलब सब लोग बहुत एक्साइटेडली सुनना चाहते हैं आप दोनों का, ये मार्गदर्शन के रूप में हम लोग इस सवाल को लेंगे, क्योंकि विकास भैया प्रांतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर अभी वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों से एक सवाल मेरा ये है कि जब आप संगठन के इतने उच्च पद पर काम करते हैं तो निश्चित रूप पर विचारों का मतभेद होता है, बहुत सारे ईगो क्लैशेस होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स भी आते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स को संचालित करने में, बहुत सारे कार्य करने में, और बहुत सारी आलोचनाएं भी आपको सुनना पड़ता है। इन सबके बीच आप दोनों अपने कार्य में कैसे फोकस करते हैं, कैसे पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखते हैं और कैसे उस प्रेशर को आप लोग कभी भी डाउनलाइन नहीं होने देते, जितना भी प्रेशर होता है आप उसको हैंडल करते हैं। तो ये सारी बातों में हम लोग आपका दिशा निर्देश या आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। पहले मैं चाहूंगी कि
दें। मैं समझता हूँ कि आप जितने ऊंचे पद पे जाएंगे, एक फलदार वृक्ष जो होता है ना, वो जितना उसमें फल लगता है वो उतना ही डाउनवर्ड को और उसे उतनी ही पत्थर और उतनी लगी लगा के फल तोड़ना वो झेलना पड़ता है। मुझे एक ये सीख यही है कि जब तक आप जितने ऊंचे पद पे जाएंगे आपको वो कठिनाइयाँ मिलते रहेंगी, आपको अपना संयम बरकरार रखना है। अभी सुप्रिया ने कहा था ना, तर्क वितर्क और उसमें अपना संयम बरकरार रखना है। तो मुझे लगता है कि विषयों को जब विषय कुछ गड़बड़ हो, उन विषयों को आप अगर ठीक से समझेंगे, उस विषय की गहराइयों में जाएंगे, तो हमें उसका ऑटोमेटिक हल मिलता है और उस प्रेशर को हम सामने वाले को उतने इजी वे से उस जो प्रॉब्लम्स है उसको समझाने का अवसर हमें प्राप्त होता है। थैंक यू। सवाल बहुत अच्छा है। जवाब मैं सिर्फ 2-3 शब्दों में दूंगा। पहला शब्द इसके लिए होगा संयम, और दूसरा होगा निर्भीकता, और तीसरा शब्द होगा एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। हाँ, बहुत सिंपली एक लाइन में अगर मैं अपनी बातों को रखूं तो जब भी ज्यादा संगठन में कोई भी बातें होती है या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर चीजें शायद कुछ डाइल्यूट हो रही है, किसी भी तरह से अगर वो यहाँ हो रही है, तो बहुत संयम के साथ पहले मैं उस चीज को समझने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअल सिचुएशंस क्या है। और जब एक्चुअल सिचुएशंस का मुझे जब पता चलता है और मुझे अगर इस बात का महसूस हो जाता है कि ये मेरी गलती है, तो मैं उसे तुरंत स्वीकार करने की हिम्मत रखता हूँ, तुरंत उसको स्वीकार कर लेता हूँ। क्योंकि जब चीजें कैसे बिगड़ती है कि जब हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि हमारी गलती है तो हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो मुझे लगता है कि वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। और एक बात कहा मैंने, निर्भीकता। जहाँ मुझे लगा कि ये बिना वजह का और बेवजह वाली चीजें ऐसी रूप में बनाई गई है और उस पर मुझे या तो जवाब नहीं देना है, तो साइलेंटली मैं अपनी जगह रहते हुए चीजों को छोड़ दिया, समय के अनुसार उनको अपना जवाब मिलेगा। और जहाँ मुझे लगा कि यहाँ पर अपनी निर्भीकता के साथ उनको जवाब देना चाहिए, वहाँ पर मैंने डटकर उसी रूप में उनका जवाब देकर मैं आगे निकल गया। ये 2-3 बातें मुझे एकदम सटीक लगती है कि चीज़ों को उस रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल 1 मिनट में अगर मैं देना चाहूँ तो मैं आप सबको शायद पता होगा, मुझे नहीं पता कि कितने साथों के हिसाब से पता है। इसलिए जो हमारी बैंगलोर अधिवेशन में जो मंचिका बनी थी, उस मंचिका में कुछ गलत प्रिंट हो गया और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई हरगिज नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये हमारे कार्यालय की मिस्टेक नहीं। और डेफिनेटली मैं उस दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं विशाल जी को जब देख रहा था तो मुझे तुरंत वो बात क्लिक हो गई। मैं और विशाल जी दोनों साथ थे, उसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग गोविंदपुर साइड का एक दौरा कर रहे थे। और उसी दौरान तो मुझे पता चला कि इस तरह से कोई मिस्टेक हो गई है। और जब मैंने उसको सारा फाइंड आउट किया कि हाँ ये किसी न किसी रूप में गलती हुई है और वो नहीं होनी चाहिए, तो मैंने तुरंत 4 घंटे में एक एक्सेप्टेंस लेटर बनाया, माफी मांगी उस लेटर में, और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए, चाहे गलती किसकी भी थी, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपनी ओर से इस बात की जिम्मेदारी ली और उस लेटर को प्लॉट कर दिया। विदिन 4 आवर्स, आई थिंक 4 से 5 घंटे के अंदर हमने उस चिट्ठी को बनाया और उस चीज को प्लॉट कर दिया कि हाँ ये एकदम से चूक हुई है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब मेरा एक ऐसे ही एग्जांपल आपको देने के लिए। सुपर अमेजिंग महोदय, इसीलिए शायद कहते हैं कि ये सारे पद फूलों के कांटों भरे ताज है, ये राइट, ये फूलों के तख्त नहीं है बल्कि कांटों के ताज है जो इन्होंने पहन के रखे हैं और बहुत ही सुंदर रूप से अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
महिला शक्ति बहुत अच्छे तादाद में यहाँ पर बैठी है। आपसे एक आंसर मैं जानना चाहूंगी, मतलब आपका विजन में जानना चाहूंगी कि वो कब होगा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व में कभी किसी महिला को देखेंगे। जवाब के रूप में मैं प्रियंका जी को देखता हूँ कि प्रियंका जी बखूबी राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में मुझे लगती भी है, और मैंने इस बात को महसूस भी किया कि प्रियंका जी डेफिनेटली एक नेशनल लीडर बन सकती है, और कई सारी जो क्वालिटी नेशनल लीडर की में होनी चाहिए वो प्रियंका जी में है। और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, चाहे आप नेशनल डायरेक्टर के रूप में थी या चाहे और भी कोई पदों पर आपने जो जिम्मेदारियां निभाई होगी, आई थिंक आप नेशनल कन्वीनर के रूप में मैट्रिमोनियल समाज सुधार में आप राष्ट्रीय संयोजिका रही है। आप दोनों ही पदों में जब रही है, आपने बहुत अच्छे इनपुट या बहुत अच्छे सेवाएं और बहुत अच्छे काम संगठन को दिए, और यही क्वालिटी हम अपने लीडर्स में देखते हैं। तो डेफिनेटली आप जैसे साथियों को आगे बढ़ना चाहिए और आगे आकर इन चीजों को करना चाहिए। बस कुछ बातें होती है, डेफिनेटली मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आधी जो आबादी है हमारी समाज की, वो कहीं ना कहीं मातृशक्ति के रूप में है, तो डेफिनेटली उनको भी एक लीडरशिप करने का मौका मिलना चाहिए। और हम देख भी रहे हैं कि कई जगह प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में हमारी जो साथी है वो बढ़कर अपनी सेवाएं दे रही हैं, चाहे वो मंडली उपाध्यक्ष के रूप में हो, और बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत क्वालिटी वर्क्स जो है उन्होंने किया है। तो डेफिनेटली मैं साथ में हूँ, बस कोई हिम्मत करे और कोई आगे आने का प्रयास करे कि हाँ मैं आगे आ सकती हूँ। डेफिनेटली मैं तो चाहता ही था कि आप इस बार मतलब आगे बढ़े, लेकिन फिर बाद में जब मैंने क्राइटेरिया देखा तो शायद आपकी एलिजिबिलिटी उसमें कहीं के आगे आगे थी। अदरवाइज हमारा मन था कि हम जरूर आपको प्रमोट करते, लेकिन ये एक चीज मैंने पहले महसूस कर ली थी, जो आपका सवाल तो अभी आया, लेकिन इस बात को मैंने पहले ही भापा था कि अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो मेरा जो उत्तराधिकारी बने शायद वो उस रूप में हो जो अब तक संगठन को नहीं मिला। थैंक यू। लेकिन यकीन मानिए ये प्रश्न मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि इसमें मेरा ही मुझे आंसर मिले। डेफिनेटली मैं आपका इसलिए दे रहा था कि मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस रूप में आपने सेवाएं दी थी, डेफिनेटली मैं उसको कहीं ना कहीं ये करना चाह रहा था कि जिस रूप में आपने काम किया है, हमको ऐसे लीडर की जरूरत है कि वो इस रूप में आगे बढ़े और वो उनको मौका मिले कि वो उस रूप में आगे बढ़कर कहीं ना कहीं संगठन का नेतृत्व करें। भैया इसी को मैं 1 मिनट और मैं इस बार लूंगी, और इस डिस्कशन में मैं ये कहना चाहती हूँ भैया, मतलब आप जब महिलाओं को देखते हैं तो हमारा जो मतलब घर की जिम्मेदारियां होती है और यहाँ समाज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें निर्वाह करनी पड़ती है, तो एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो क्लैश होता है। ऑन एन एवरेज महिलाएं मतलब 40 प्लस होने के बाद में हम लोग थोड़ा सा अपने जो घर के प्राइमरी जिम्मेदारियां हैं उससे विपरीत होते हैं, क्योंकि तब तक मोस्टली बच्चे बड़े हो जाते हैं और उस वक्त हमें लगता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, और उसके बाद में हमारे पास बहुत ही कम समय बचता है कि हम लोग इस सफर को राष्ट्रीय तक हम लोग अपना मतलब उस रूप में हम लोग कार्य कर पाए। मैं अपनी ही बात कहूंगी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी कोई इच्छा नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं दिल में ये सपना बसता है, लेकिन क्राइटेरिया एक ऐसी चीज है जो मैं फुलफिल नहीं कर पाई, और शायद यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाओं का ये एक मतलब असमंजस की सिचुएशन होगी। तो क्या इसमें हम राष्ट्रीय नेतृत्व से कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि इसमें कुछ इस बार की राष्ट्रीय सभा में या कोई प्रपोजल ऐसा रखा जाए जिसमें महिलाओं का एज फैक्टर को लेकर हम लोग फिर से थोड़ा सा विचार कर सकें? अगर सब महिलाएं मेरे साथ हैं तो प्लीज एक बार तालियां बजाएं और अपनी सहमति जताएं। डेफिनेटली अभी मेरे ख्याल से जो अगला सेशन होने वाला है उसमें मोहित जी आपको बताएंगे कि प्रांतीय सभा और राष्ट्रीय सभा के जो भूमिका है वो क्या है, और जो भी आपकी डिमांड है, क्योंकि हम राष्ट्रीय सभा से ही इन चीजों को आगे लेकर बढ़ते हैं, और जब आपका डिमांड उस रूप में होगा कि हमको इस रूप में चीजों को आगे बढ़ाना है और सारे लोगों की सहमति होगी, तो डेफिनेटली वो चीजें उस रूप में बन सकती है। नहीं बनने का, नहीं होने का भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। That's right. तो सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है, स्पेशली
महिला ब्रांचेस से कि इस बारे में सोचे कैसे हम अपनी बातों को राष्ट्रीय सभा तक लेके जा सके और ये शायद सभी के लिए हितकारी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, फिर से एक और सवाल कि जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो शायद कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स आपके रहे होंगे और बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स आपने फुलफिल भी किए हैं। मैं उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में बाद में बात करूंगी। पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या आगे ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो अभी तक आपके सिर्फ मतलब ड्रीम बोर्ड में ही है, अभी तक वो क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है जो अभी तक आपके अंदर है, आपने डिस्कस नहीं किया है? कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, कुछ बातें हैं, बाकी ऐसे जो मेरे ड्रीम थे, जो मेरी सोच थी कि मुझे इस तरह से काम करना है और उस तरह से उन चीजों को लेकर आना है, वो सारी चीजें ऑलरेडी मतलब प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। जो मैंने 2-3 बातें सोची थी उनको मैं शुरू से ही, क्योंकि जब पहले से ही चैनल फिक्स हो गया था दिमाग में कि हाँ मुझे इन चीजों को लाना है, इन चीजों पर अपना काम करना है, तो मैंने उन सारे चीजों को शुरू से ही फोकस किया और उन चीजों को मैं लेकर आ गया। मैं जैसे अपने बात करूँ हेल्थ सेफ्टी कार्ड की, तो ये शुरू से ही हमारा प्रोजेक्ट में था कि हेल्थ सेफ्टी कार्ड को लेकर आएंगे। दूसरा बात था कि संगठन को डिजिटल बनाना है और डेफिनेटली उस रूप में बहुत एक शानदार तरीके से काम हम लोग अभी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड दूसरी बात करूँ कि संस्कारों के प्रति कहीं ना कहीं मेरा एक थोड़ा सा झुकाव रहा और मैं चाहता था कि कुछ उस रूप में भी कार्यक्रम आए, तो उस रूप में मैं पुनः एक साथी का नाम जरूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि जिस रूप में आपने प्रियंका आपने बहुत एक सपोर्टिवली संगठन को समय दिया, उसी रूप में प्रियंका जैन जो वेस्ट बंगाल से आती है, इस वर्ष वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथी है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक कार्यक्रम लेकर आई जीवनदाता वंदन, और वो मेरे मुझे बहुत टच करता है कि उस रूप में मैं चाहता था कि इस रूप में कार्यक्रम हो, इस रूप में वो लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों स्टेट प्रेसिडेंट से अभी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम लोग मंच विस्तार की बात करते हैं, मंच में युवाओं को जोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मंच में युवाओं की वो सक्रियता या उनका जो समर्पण भाव है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो उसके लिए क्या आपका कोई एक फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला है जो आप राज्य को दे सके कि किस तरह युवाओं में मोटिवेशन निरंतर रहे? एंड मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, वन सीक्रेट फॉर्मूला। मैंने जो अपने प्रांत में देखा है भाभी कि आज मंच को चाहिए अभी के हिसाब से प्रोग्राम्स, यदि आज के युवा साथी के हिसाब से आप प्रोग्राम से रख रहे हैं तो वो अपने मंच के साथ जरूर जुड़ेंगे। अभी के जो युवा साथी हैं वो लोगों को खेलकूद, मैं अपनी ब्रांच की बात करूं, आज मेरे अपने ब्रांच का 650 मेंबर होने का कारण है ओनली खेलकूद के प्रोग्राम्स। मतलब हम लोग वो क्रिकेट टूर्नामेंट जो 8 साल पहले शुरू किए थे, आज भी उस प्रोग्राम के लिए इतने जोश रहते हैं सबको कि यदि हम लोग जिस समय लॉन्च करने वाले रहते उस समय न्यू मेंबर्स बनाना पड़ता है हमको। तो आज के युवाओं के हिसाब से यदि हम लोग कार्यक्रम लाएंगे तो मंच में जरूर मेंबर बनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आज के युवाओं की अगर हम देखें तो जैन जी जो है, जो आज के समय में बहुत आने वाली पीढ़ी है हमारी, उनको इसको देखें तो वो सड़कों के स्टोर लगा के पानी पिलाने में थोड़ा ना कम बिलीव करती है, लेकिन हाँ रक्तदान जैसे विषय पे भी गंभीर है। तो जरूरत है कि उनको उस कार्य को बताना जो समाज के लिए उपयोगी भी है और जरूरी भी है। खेलों के माध्यम से हम उनको जरूर जोड़ सकते हैं, क्योंकि वही एक जरिया है जिससे वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। और मुझे जो लगता है कि आगे उनको अपने में थाम के रखने के लिए हमें कुछ करियर काउंसलिंग, हॉबी डेवलपमेंट ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स रखने होंगे जिससे वो हमसे जुड़े रहें और हमारे अन्य प्रोजेक्ट में भी अपना साथ दें। माइक आप रखिए अपने पास में। मेरा अगला सवाल कि आप दोनों से ही है और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का पूरी मार्गदर्शन उसमें चाहेंगे कि आजकल हम लोग देखते हैं जब भी प्रांत में इलेक्शन का समय आता है या राष्ट्र में इलेक्शन का समय आता है, तब सोशल मीडिया में एक साइक्लोन आता है, राइट? सोशल मीडिया का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। तो क्या चुनाव में सोशल मीडिया की जो भूमिका है उसके ऊपर क्या हमें कोई गाइडलाइंस या कोई कोड ऑफ कंडक्ट हमें बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो वो किस रूप में हम लोग मतलब
जिससे हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे? एक बिहार में कॉमनली कहते हैं कि जो खंबे पे चढ़ता है वो चुनाव में चढ़ता है, जरूरी नहीं है। जब चुनाव आता है तो सैकड़ों पोस्टर खंबे पे चढ़ जाते हैं, सैकड़ों चेहरे खंबे पे नजर आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो पाए। तो उसी प्रकार सोशल मीडिया पे जो प्रचार दुष्प्रचार शुरू होता है तो वो जरूरी नहीं कि वो हर इंसान को उतना हिट करे। तो मुझे तो इसका दुष्प्रभाव समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल हमें इसके लिए कुछ स्टेप भी रखने चाहिए, मर्यादित भाषा, और जो जो अगर वो इल्जाम जो हो रहे हैं, जो इल्जाम लगते हैं, उनका कोई फिर साबित करने का भी जो है मापदंड होना चाहिए। तो इस तरह के जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जो इस तरह के पोस्ट करते हैं तो संगठन के लिए जवाबदेही तय करें, ये मेरी बात है। ओके, विशाल भैया। देखिए, आज के युग में सोशल मीडिया बहुत जरूरी है और कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई है। आज सोशल मीडिया ही ऐसा चीज है कि मुझे नहीं कोई कार्य करना है तो जितना प्रचार सोशल मीडिया कर सकता है आप पर्सनल लेवल में नहीं कर सकते। तो ये अच्छाई है। और नेगेटिव ये होती है कि हम लोग उसको यूज कैसे कर रहे हैं। यदि हम लोग नेगेटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे तो वो नेगेटिव कहलाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया को यूज करने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि हम उसको किस वे में यूज कर रहे हैं, और उसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो उसका यूज का फायदा मिलेगा, और नेगेटिव में करेंगे तो उतने ही गलत आपके प्रचार जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें हम लोग लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई लगाम लगाने के लायक कुछ ये नहीं आती है कि हम लोग लगाम लगा सकें। ये अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हम लोग उसको यूज कैसे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत सिंपली अगर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप प्रचार और दुष्प्रचार की बात कि हम सुरेश इलेक्शन में खड़ा है और एक साथी मेरा प्रचार कर रहा है, एक साथी मेरा दुष्प्रचार है। और सिंपली इस बात को समझना होगा कि जिस रूप में हम दुष्प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे संगठन की इमेज को डैमेज करता है। तो हमको उस मर्यादा में देना पड़ेगा कि किसी का दुष्प्रचार करने से डैमेज कहाँ हो रहा है, व्यक्तिगत या संगठन का। और जब संगठन में रहते हुए अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि दुष्प्रचार व्यक्ति विशेष का नहीं होते हुए संगठन का होता है, क्योंकि और वहां से हम मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते। किसी से हम 10% ले रहे हैं, कहीं से 15% ले रहे हैं, किसी से 20%, 30%, 35%, 50% तक का हमारे पास ऑफर्स है। कोई डायग्नोस्टिक सेंटर को 50% दे रहा है, कोई 35% दे रहा है, अलग कुछ ना कुछ देने वाला है। और दूसरी ओर एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ प्रियंका जी की, अगर ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली इस टेन्योर में तो ये धरातल पर आया है, और भविष्य में अगर ये इसी रूप में आगे बढ़ा तो ऐसा समय आएगा कि संगठन में पैसे की बारिश, मतलब जिस रूप में हमने कल्पना की है उस रूप में अगर ये वाकई मतलब उस रूप में फलित होता है तो मुझे लगता है कि संगठन में इतने पैसे आएंगे कि हमारे को किसी भी प्रोजेक्ट करने में, चाहे शाखा स्तर तक हम उसको काउंट करेंगे तो शाखा स्तर तक हम पैसा दे पाएंगे लेने की बजाय। ये इतनी बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है और इससे हमको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर हमारा सपोज हम किसी हॉस्पिटल गए, जाना नहीं पड़े, भगवान नहीं करे किसी को जाना पड़े, लेकिन कोई जाता है और उसका 1 लाख का बिल बनता है, उसको 10% 15% के रूप में डिस्काउंट होता है, और अगर उसका 10,000 15,000 20,000 रुपए बचता है तो मुझे लगता है कि उस वक्त उस परिवार के लिए उससे बढ़िया साथी कोई हो नहीं सकता। और इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि जो हमारे टीम बेंगलोर है, उन्होंने जो पहले से ही नारायणा हॉस्पिटल के साथ में जो एमओयू टाइप किया हुआ है, उसमें अब तक मारवाड़ी समाज के परिवारों के लिए 30 करोड़ प्लस का बिलिंग हो चुका है, और उसमें 6 करोड़ रुपए का डिडक्शन हुआ है समाज को।
आप सोचिए कि संगठन के साथियों ने मिलकर उस 30 करोड़ में से 6 करोड़ रुपए अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों का बचाया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वंडर है, एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा ड्रीम है। और हम उसी रूप में इस चीज को पूरे देश भर में मतलब बढ़ाने जा रहे हैं, ताकि हम हर एक परिवार को, हर एक समाज के उस साथी को, चाहे वो हम संगठन से जुड़ा है चाहे नहीं है, उसको भी वो कम से कम जो है बेनिफिट को फायदा मिल पाए। और इस रूप में भी साथी हमारे साथ और जुड़ेंगे भी, और आगे जाकर अगर हम उसको सही रूप में एग्जीक्यूट कर पाए तो ये कहीं ना कहीं अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच पूरे देश का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनकर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उभरेगा। थैंक यू सो मच। हेल्थ साथी कार्ड की सफलता मैं मानती हूँ तब है जब ग्राउंड लेवल पर हम उसी प्रकार का काम करेंगे। मैं दोनों प्रांतीय अध्यक्षों से ये जानना चाहूंगी कि ये जो इतनी बेहतरीन सेवा जो हेल्थ साथी कार्ड के रूप में हम लोग अपने समाज में दे रहे हैं, क्या इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को इसके बारे में पता चले? समाज के हर एक व्यक्ति के पास ये हेल्थ साथी कार्ड है क्या? इसके लिए आपने कोई ग्राउंड स्ट्रेटजी ऑलरेडी बना ली है या आपने कोई एक टारगेट रखा है? इस तरह की कोई ग्राउंड स्ट्रेटजी आपने बनाई है? हेलो, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और हमारी मंच की भी बहुत अच्छी ब्रांडिंग होनी है इससे। समाज में पूरे लोग जब इसको यूज करेंगे तब इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, और जो कि राष्ट्रपति जी ने इसको लॉन्च भी कर दिया है और हम लोग धीरे धीरे सभी ग्रुप में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी जगह जिस भी ब्रांच में जा रहे हैं उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। इसका लाभ बहुत अच्छा है। एक बार भी लोग इसका महत्व समझ जाएंगे तो वो अपने बोलेंगे कि भैया हमको मेंबर बनाइए और हमको हेल्थ कार्ड साथी चाहिए। ये आपको मेंबर बनाने में बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। तो अभी हम लोग इसको मेंबर बनाने के हिसाब से भी देखें तो हम लोग के मंच के मेंबर्स बढ़ेंगे। और हेल्थ कार्ड साथी मुझे लगता है कि अभी से मैं बैंगलोर का बात करूँ तो मुझे लगता है महीने में 2-3-4 केस आते हैं जो कि भैया मुझे डिस्काउंट के लिए करवा लो। जब ये हेल्थ कार्ड आ जाएगी आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये हैंड टू हैंड आप जाओगे, अपना कार्ड दिखाओगे और ऑनलाइन करोगे और हो जाएगा। तो ये मैं इसी हिसाब से अपने मंच ब्रांचेस में बता रहा हूँ कि आप एक मेंबरशिप गेन करने के हिसाब से इसको लॉन्च कर सकते हैं अपने ब्रांच। डेफिनेटली मंच हेल्थ साथी प्रोजेक्ट जो है, मंच का एक ऐसा विजुअल प्रोजेक्ट है जिसका विजुअल लाभ जो है वो मंच के सदस्यों के साथ साथ परिजनों को भी प्राप्त हो। और मतलब कई बार सुनने को मिलता है कि मंच से क्या मिलता है, परिवार को क्या मिलता है, या जब मिल जाता है तो उनको लगता है कि ठीक है वो शाखा नहीं रहती। लेकिन जब अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के बैनर पे हमें अपना हेल्थ साथी कार्ड मिल रहा है और जिसे सिर्फ दिखाने पर हमें कई प्रतिष्ठित अस्पतालों और पैथोलॉजी में डिस्काउंट मिल रहा है, तो इससे बड़ी ब्रांडिंग और कुछ नहीं हो सकती है। और निश्चित रूप से आज चर्चा काफी समय से ब्रांड की हो रही है, तो मंच को ब्रांड एक और सीढ़ी चलाने के लिए हेल्थ साथी प्रोजेक्ट जो है मिलकर पत्र साबित हुआ। धन्यवाद। अब मैं अंतिम 1-2 सवाल पूछूंगी और उसके बाद में एक बहुत ही सुंदर रैपिड फायर राउंड होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो सीधा आपसे कनेक्ट करेगा सभी यहाँ पर जो हमारे कैप्टन ऑफ द शिप यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक सवाल अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय से पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसी बात बताइए जो आप चाहते हैं कि जब यहाँ पर बैठे हुए सभी युवा साथी ये 2 दिन की कार्यशाला पूरी करके जब अपने घर लौटे तो एक ऐसा विजन या एक ऐसी बात जो अपने दिल में बसा कर जाए, जो आपके दिल की बात उनके दिल तक पहुंचे। कार्यशाला का जो विषय है ना, ये विषय मेरे दिल को छूता है। मुझे याद है कि जब इसका पहला संदीपन कार्यशाला हुआ था तो जयपुर में हुआ था, उसमें आए थे एज ए महामंत्री। मैं भी जयपुर गया था और उसके बाद लगातार 4 कार्यशाला में गया और अटेंड किया। कार्यशाला में आप एक बोलते हैं ना कि
लकड़हारे को जब लकड़ियां काटनी होती है ना, तो तेजी से काम करने के साथ साथ उसको अपने कुल्हाड़ी को भी तेज करना पड़ता है। ये कार्यशाला एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी जानकारियाँ, मंच के प्रति आपकी जानकारियाँ, मंच के संविधान की जानकारियाँ, मंच की मीटिंग्स की जानकारियाँ, मंच के जो आने वाले प्रोजेक्ट की जानकारियाँ, ये सारी जानकारियाँ को आपको अपडेट करने का अवसर प्राप्त होता है। मैंने कहा ना कि आज हम कार्यशाला आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें भी, हमारा जो रिवीजन वर्क होता है ना, वो कहीं ना कहीं हम भी रिवीजन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये कार्यशाला इस रूप में ले जाना चाहिए कि हमें अगला जब भी मौका मिलेगा तो हम लोग इस कार्यशाला में दोबारा अटेंड करेंगे। इस रूप में मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच। यूँ कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेशन चल रहा था, इसका एक लास्ट प्रश्न मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पूछूंगी, और उसके बाद जैसे मैंने कहा एक रैपिड फायर राउंड रखेंगे। चारों हमारे यहाँ पर मौजूद हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ में। भैया सुरेश भैया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले मेरा पहला प्रश्न आपसे ये था कि आपके ब्रांच से लेकर आपके राष्ट्रीय तक का सफर, और अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपके अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर। मतलब ये जो टेन्योर आपने स्टार्ट किया और अब तक आप जहाँ पहुँचे हैं, आपने बहुत सारे विजन लेकर आपने शुरुआत की होगी, तो ओवरऑल आप अपने इस पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कैसे रेट करते हैं, क्या आप कर पाए हैं और क्या कुछ रह गया है? एक ओवरऑल मतलब एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर आपके कार्यकाल के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बात तो, लेकिन अगर आप लोग साइलेंटली सुन सकते हैं तो आपको कितना मजा आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत मजा आएगा आपको बताने। डेफिनेटली मजा आया भैया, मजा आया कि नहीं भैया? कुछ रिएक्शंस का वेट कर रहे हैं आप सबकी तरफ से। सबसे पहले तो जब मैंने शपथ लिया इस कार्यकाल के लिए, और मैंने शुरू से ही मेरा एक सिस्टम रहा कि अगर मैंने कोई चीज हाथ में लिया है तो मैं पूरी शिद्दत के साथ उस काम को करने का जरूर करता हूँ, उसको उसी रूप में लेकर चलता हूँ कि मुझे मैंने किसी चीज की जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करें। मैं एक साथी से मिला जो हमारे मेरे अग्रज के रूप में है, और जब मैं उनसे ऐसे ही टॉक कर रहा था जनरल, और उनसे पूछा गया कि मेरा 2 साल का कार्यकाल, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आया हूँ और मुझे किस रूप में कार्य करना है। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारा कार्यकाल कितने साल का है? मैंने कहा 2 साल का। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपका कार्यकाल 2 साल का है तो विजन 100 साल का होना चाहिए। अगर आप 100 साल का सोच कर काम कर रहे हैं तो 2 साल में वो एनर्जी लगाइए कि आप जिस पेड़ को लगाकर जाए, आप जिस रूप में चीजों को एस्टेब्लिश करें, वो उसका इम्पैक्ट कम से कम 100 साल तक आए। और डेफिनेटली अगर मैं बात करूंगा आज डिजिटल उस ऐप की, तो डेफिनेटली आने वाले पूरे समय में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितनी सारी प्रोजेक्ट्स हमारी संगठन की आयोजित होगी, जिस रूप में भी, चाहे मैं ब्लड डोनेशन की बात करूं, चाहे मैं मैट्रिमोनी की बात करूं, चाहे मैं ऑर्गन डोनेशन की बात करूं, चाहे हम डेटा की बात करें, चाहे रिपोर्टिंग की बात करें, सारे के सारे प्रोजेक्ट आने वाले भविष्य में उस मोबाइल ऐप के माध्यम से संगठन के अंदर संचालित होंगे। तो सारे की सारी चीजों को हमने एक जगह स्टोर कर दिया, तो सो दैट ये ठीक था मान के हम उसको। साकेत जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस रूप में हमारा एक मन था कि हम चीजों को एक जगह कहीं ना कहीं स्टोर कर पाए, पूरे संगठन को एक जगह लाकर खड़ा करें, और उस रूप में हमने इस काम को अंजाम दिया। डेफिनेटली मैं अपने जो मेरा जो फ्लो था वो शायद कहीं ब्रेक हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शुरू से ही मेरा मन है, और मैं उसी रूप में सोचता भी हूँ, ना मैंने शाखा स्तर पर, ना मैंने प्रांत स्तर पर, मेरे राष्ट्र स्तर पर। मैं कभी नहीं कहता किसी शाखा को या किसी शाखा पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम बेसिक, मारवाड़ी मंच के साथी हैं, आपके काम यूनिक होने चाहिए। आप पूरे साल में 5 प्रोजेक्ट करिए, कोई गम नहीं, लेकिन 5 प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए
जो धरातल पर उस रूप में दिखे कि हम अंतिम व्यक्ति तक आज नहीं आने वाली 5 पीढ़ियों तक वो काम को पहुंचा। हमारा लाइनअप रुकना होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप किसी भी काम को करने के लिए जितनी एनर्जी आप उसको लगाएंगे उतनी ही एनर्जी अगर आप उस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका टाइम, आपका पैसा, सारी चीज उतनी लगेगी। सिर्फ आपका एग्जीक्यूशन, आपका प्लानिंग चेंज हो सकता है। और अगर आप अपना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अगर उस रूप में सटीक बिठाते हैं तो मुझे लगता है कि सारी चीजें उस रूप में बदल सकती है। तो आपको अपना एनर्जी, अपना टाइम किस रूप में लगाना है। मैं फिर नहीं कहूंगा कि आपको रोड पे खड़े होकर पानी पिलाना है, मैं ये बात कभी नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि वो हमारी परंपरा नहीं है। हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम अपनी बात की मारवाड़ी में से रहते हुए केवल अमृतधारा चला है। अमृतधारा ऐसी प्रोजेक्ट है जो हमारी अपनी आस्थाओं को, अपनी चीजों को कलेक्ट करके रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हमारा पूरा ही फोकस ऐसा हो जाए कि हम केवल उस पर बैठाएं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि अमृतधारा के साथ साथ हमने इस कैरियर के पहले राष्ट्रीय कैटेगरी में एक सब्जेक्ट जोड़ दिया था, वो था जल संरक्षण। पानी पिलाना है, लेकिन पानी कब पिलाएंगे जब पानी बचेगा। और हम लोगों को क्या समझाना है कि पानी बचाना सीखो, क्योंकि आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद पानी नहीं होगा। जिस रूप में आज हम फ्लो से एकदम टैप चालू करते हैं, पानी का जो फ्लो आता है, आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब देखेंगे वो वाला फ्लो आपको नहीं मिलेगा। तो हमको अब अपना ध्यान केंद्रित करना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को उस रूप में तैयार करना है कि हमको मिनिमम खर्च करके कैसे चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमको चीजें मतलब कहने भी लेकर जाते हैं। मैं ब्लड डोनेशन की बात करूंगा। ब्लड डोनेशन पे काम कैसे करना चाहिए, हमारे पास डेटा बेस होना चाहिए। अगर डेटा बैंक है हमारे पास कि आज नौनिहाट में 100 परिवार है, 100 लोग हैं, 100 लोगों का ब्लड ग्रुप ये है, किसी को भी कभी भी जरूरत है तुरंत उसको कॉल किया, भाई इनको बनाने की जरूरत है, आप जाके वहां पे ड्यूटी, वो टाइम पे वो खुलके लोगे। तो सोचे हमारा प्रोजेक्ट उस रूप में होना चाहिए, किसी भी रूप में, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज आप लोग लेके जा सकते हैं। जिस चीज की उपयोगिता नहीं है उस चीज को उपयोग में लेना सीखें। कई सारी ऐसी बातें, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी उपयोगिता ऐसे नहीं है, लेकिन हमको उस रूप में यूज करना सीखना चाहिए। ये कुछ बातें हैं। दूसरी और एक बात मैं कहना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। आज भी 42 साल बाद हम इस बात को देखते हैं कि नौनिहाट शाखा का जो बैनर है वो प्रचार होगा और सोशल मीडिया पर जब जाएगा तो बात तो यही होगी कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर किसी और नाम से नहीं जाना चाहिए। तो ये सारा चिंतन हमारा स्वयं का होना चाहिए, हमारी खुद की सोच होनी चाहिए कि हम संगठन के प्रति कितने जवाबदेह हैं। और जब ये बात हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाएगी कि हम संगठन के प्रति जवाबदेह हैं, तो हम अपनी चीजों को अपनी मर्यादा के अनुसार हम आगे बढ़ाएंगे। और बाकी अगर मैं बात करूँ क्राइटेरिया की, मतलब उस पर बॉर्डर लाइन की, तो ये समूह बहुत टफ टास्क है और कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोचकर हमको चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू। आपने बहुत सही कहा कि ये अपने अपनी सोच पर निर्भर करता है, और ये भी सही है कि सबकी सोच एक समान नहीं होती, और अगर एक समान हो जाती तो शायद इस प्रश्नों को आज यहाँ बैठ के हमें डिस्कस करने का कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। भैया अभी हम सब ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को, और हम सब के ड्रीम प्रोजेक्ट को मैं डॉक्टर अपने साक्षात होते हुए देखा है, वो है हेल्थ साथी का। सबसे पहले तो इस समागम में मौजूद सभी साथियों की तरफ से मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि इतने शानदार प्रोजेक्ट हेल्थ साथी कार्ड का इतने सुंदर रूप में आप लोगों ने उसका एग्जीक्यूशन किया है। मैं आपसे उसके मेन जो 3 या 5 बेनिफिट्स है हेल्थ साथी कार्ड का, जस्ट इन शॉर्ट, ताकि अगर यहाँ पर मौजूद किसी को भी ये बात इसके बारे में पता नहीं है कि हेल्थ साथी कार्ड की उपयोगिता क्या है, तो आज वो यहाँ से समझते हैं। मैं एकदम संक्षिप्त में उसकी सोच को पहले बताना चाहूंगा कि वो क्यों बना। और जब हम अक्सर बात करते हैं कि हम मारवाड़ी समाज के युवाओं की प्रतिनिधि संस्था के रूप में हैं, और जब हम ये डिफाइन करते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम पूरी समाज के लिए काम करें। और पूरी समाज के लिए अगर कोई काम करना है
उस सोच को हमने बनाया कि हम पूरे समाज को कैसे कुछ दे पाएंगे। तो ये चीज हमारे दिमाग में है कि हम कम से कम, क्योंकि आज के जो अभी का जो समय चल रहा है, आज के युग में मैं कहूँगा कि 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही मध्यम वर्गीय परिवार हो, वो कहीं ना कहीं जूझता हुआ नजर आता है। वो हम बात करें एजुकेशन की या बात करें हम हेल्थ सिस्टम की। तो हमने ये दोनों चीजों पर हमारा चिंतन था कि उस दोनों चीजों, हैदराबाद का ग्रीन कलर का है, हैदराबाद का ब्लू कलर का है, या और फलानी ब्रांच का अलग अलग कलर का है। इवन हमारा जो लोगो है संगठन का, जो कि हमारी एक जान होता है, लोगो मतलब संगठन की आत्मा है। वो जो लोगो है वो हमारा प्रतिनिधित्व है, उससे हमारी आइडेंटिटी है। कई बार हम उस पर ही फोकस नहीं करते हैं। हम अपने बैनर में, अपने पोस्टर में, अपने फ्लैग में कौन सा लोगो लगा रहे हैं हमको पता ही नहीं। तो ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी है। तो हमको क्या करना है, उस रूप में उस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आगे से जब हमारा बैनर बने, हमारा पोस्टर बने या हमारा फ्लैग बने, कम से कम वो एक एकता का जो सिंबल है वो एक एकता में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी ने येलो कलर का बना दिया, किसी को लाल कलर का समझ में लाल कलर का बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। उससे हमारी संगठन की छवि कहीं एक रूप नहीं हो सकती। इस बार हमने एक बैनर बनाया है जो कि शायद आप सभी के बीच पहुंचा ही होगा, और उसको एक कलर डिजाइन दे दिया पर्टिकुलर कि हमको सिर्फ इस प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारा फॉर्मेट जो है वो फिक्स कर दिया। मुझे पता है कि वो आज उस रूप में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम उसको इंप्लीमेंट करने लगे, आज हम बाकी किसी भी संस्था की बात करें, चाहे रोटरी की बात करो, चाहे कोई और जेसीए की बात कर लो, आप जाकर देखिएगा उन सबका लोगो, बैनर सारा एक फॉर्मेट में होता है। तो क्या हमको इस तरह से हमारी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करनी? और जब तक वो नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी आइडेंटिटी बनने वाली नहीं। तो इस पर हमारा चिंतन होना चाहिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया की कई सारी बातें चली, तो उस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस टेन्योर के शुरुआत में, क्योंकि टाइम के लिए तो मेरा फ्लो थोड़ा बढ़ रहा है, आप लोगों को उस तरह से समझना भी पड़ेगा, नहीं तो डेट का जो है अगर टाइम हो गया। तो इस टेन्योर के शुरुआत में ऑल इंडिया मारवाड़ी मंच का जो फेसबुक पेज है, उसमें लगभग 9000 फॉलोअर्स। आज आप खोलकर देखिएगा 17000 प्लस फॉलोअर्स, और ये सिर्फ एक सवा साल में हुआ है। हम पिछले 42 साल में 9000 तक पहुंच पाए थे, और आज 17000 के रूप में। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कितने साथी इस सभागार में हैं जो ऑल इंडिया मारवाड़ी मंच का फेसबुक पेज फॉलो करते हैं? थैंक यू, आप सबका हाथ खड़ा हुआ बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अगर इस बात को कहूं कि जितनी पोस्ट उसमें आती है, जितने साथी इस सभागार में उपस्थित है, उतने साथियों का भी, क्योंकि कई सारे तो हो सकता है कि प्रोग्राम के हो या कोई और तरह हो, लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे काम के होते हैं, लेकिन जितने साथी सभागार में हैं, उतने लाइक भी उस पोस्ट पर नहीं होते। आपको पता है कि सोशल मीडिया में जितना हमारा फ्लो बढ़ेगा, उसी तरह से हमारी मंच ब्रांडिंग भी कहीं ना कहीं रूप में आगे बढ़ेगी। तो हम सब लोग जो है इंस्टाग्राम पे, उस पे, इस पे रील देखते, आधा घंटा 1 घंटा तो लगा ही देते हैं। 5 मिनट अगर हम लोग अपना निकालें और अपना ऑलरेडी का फेसबुक पेज और ऑलरेडी मारवाड़ी मंच का जो इंस्टाग्राम का जो पेज है, उसको अगर लोग खोलकर देखें क्या आज नया अपडेट आया है, उससे आपको बहुत सारी चीजें तो ये होगा कि संगठन में क्या गतिविधियां हो रही है, एटलीस्ट वो देखने को मिलेगी। तो कितने साथी हैं जिन्होंने नहीं किया है, वो तुरंत अपने फोन पर अपना ऑल इंडिया मारवाड़ी मंच का इंस्टाग्राम पेज खोले और उसको फॉलो करें। बहुत मतलब एकदम दुख की बात बता रहा हूँ, 949 एकदम से खोल के देखिएगा, इतना फिगर है जो अभी चल रहा है हमारा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पेज पर। ऑल इंडिया मारवाड़ी मंच की ब्रांचेज है 850 के आसपास, हमारे फॉलोअर्स है 949। हम चीजों को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे हम अपनी ब्रांडिंग कर पाएंगे? तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया वो कम से कम अभी तुरंत करें और अब चीजों का करें। बाकी बातें बहुत सारी है, लेकिन शायद मैं उस रूप में नहीं कर पाऊंगा। शुरू से हमारा जो कार्य करने का जो तरीका था वो सिर्फ इतना रहा कि हम जमीनी स्तर पर अपने संगठन को इतना मजबूत बनाएं कि आने वाले 5 साल और 10 साल में हमारी जो नींव है वो मजबूती के साथ आगे बढ़े। हमारा जो डेटा है, क्योंकि डेटा के बिना कुछ नहीं हो सकता और कुछ होने वाला नहीं आगे के टाइम में, तो उस तरह के भाव को लेकर हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया और ऑलमोस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इस रूप में चीजों को आगे बढ़ाएं। और अगर आपने महसूस किया होगा कि
तो लोगों के नीचे टैगलाइन के लिए जो दिया है, अगर मुझे लगता है कि अगर कोई साथी उस टैगलाइन को समझ पाएगा तो मुझे लगता है कि सारे कार्यक्रम को समझ पाएगा। थैंक यू। बहुत सुंदर रूप में, बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए जिस रूप में अपने अब तक के सफर का इतना सुंदर एक वर्णन हम सबको दिया। इससे पहले कि हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़े, क्या आप में से कोई किसी का भी कोई प्रश्न है यहाँ पहले हमारे चारों लीडर्स के लिए? किसी का भी कोई प्रश्न है? तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे बहुत कुछ सीखा। मैं चाहता हूँ हेल्थ कॉन्शियस पे स्विमिंग का भी काम कुछ होना चाहिए। स्विमिंग सजेशन है नाम आप मेरा एक सजेशन है कि स्पोर्ट्स में स्विमिंग को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। नाम गौरव पूरी मध्य कोट बिहार। आपको बताना चाहूँगा भैया, हम लोग की रांची शाखा में स्विमिंग में स्पोर्ट्स लगा है और अभी हुआ था हाल ही में प्रोग्राम वाटर पोलो बोल के मैच कराया था हम लोगों ने, उसमें जो स्विमिंग में होता है और स्विमिंग पूल में होता है, और मुझे लगता है वो हम लोग का ये तीसरा बार हो रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो मैं चाहूँगा सभी शाखाएं जहाँ पर इसको पॉसिबल है वो जरूर कराए, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। आप सभी को राम राम। मेरा नाम सर्वेश धोनी है, मैं फ्रांस में संयोजक हूँ कार्यशाला का। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है। जैसे अभी सुरेश भैया ने बोला कि कोई यूनिक प्रोजेक्ट हो या कोई ब्रांडिंग का इशू हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगा। आज मैं मारवाड़ी युवा मंच देवघर शाखा से आता हूँ। बीते 50 वर्ष से देवघर में श्रावणी सेवा की जा रही है और 36 वर्ष से श्रावणी सेवा शिविर लगता है। लेकिन आज भी हम ब्रांडिंग के इतने पीछे हैं कि हम झारखंड प्रांत के अलावा बाहर जाके कभी भी किसी से मदद की गुहार लगा नहीं पाते। साथ ही साथ हम प्रचार भी उस रूप में नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज जानता हूँ कि जहाँ पे सेवा और समर्पण रहेगा वहां पे आप कहीं ना कहीं रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं उसी रूप में आपसे एक सवाल पूछता हूँ भैया कि ब्रांडिंग या एडवर्टीजमेंट एक रूप है, साथ ही साथ एक दूसरा रूप है सेवा और समर्पण। तो आपके विचार के हिसाब से हमें किस रूप में जाना चाहिए? आपका सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से है। आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सेवा और समर्पण की तरफ भागे या हम ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट की तरफ भागे। क्योंकि अभी अगर मैं सेवा और समर्पण को ध्यान में ना रखूँ और ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में भागूं, जिसके लिए हमें प्रचार उस लेवल पे करना पड़े, तो कैसे पॉसिबल है आपके नजरिए से? सेवा और समर्पण और ब्रांडिंग ये संगठन की दो पहियों की डोरी है। मुझे लगता है कि दोनों पैरेलल ही चलेंगे। बिल्कुल हाँ, और आप ब्रांडिंग कब कर पाएंगे? जब आप इन चीजों को करेंगे तब उसकी ब्रांडिंग होगी। अदरवाइज तो आपके पास ब्रांडिंग के लिए क्या ऑप्शन होगा? अगर हमारे संगठन की कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है या कोई मतलब सक्रियता नहीं है, किसी भी रूप में हम लोग अपनी चीजों को अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो हम इस रूप में किन चीजों की ब्रांडिंग करेंगे? तो ऐसा बात नहीं है कि मतलब आपको दोनों चीजें पैरेलल चलानी पड़ेगी। मेरा मतलब इतना ही है कि सेवा और समर्पण आप करेंगे तब जाके आप मंच की ब्रांडिंग करेंगे। सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं अमित जी। यकीन मानिएगा अमित जी का काम मेरे मन को छूता है कि उन्होंने संगठन की गतिविधियों को और प्रशासनिक सेवा कार्य जो करते हैं वहां तक अपनी बातों को पहुंचाया। कई बार हम बहुत सारी चीजों को डिले करते हैं या मतलब उन चीजों को उस रूप में पहुंचाते नहीं है, लेकिन आपने उन चीजों को उस तरह से पहुंचाया। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ और डेफिनेटली हमको इस तरह से काम करना चाहिए। शुरू से जब मैंने किसी साथी को इस काम के लिए अपॉइंट किया था, उनको मैंने डे 1 से इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको इस तरह से अपना काम करना है
हालांकि देखिए संगठन में कई सारे साथी होते हैं, कई बार कई और इफेक्ट बर्ड्स होते हैं, उस वजह से हमको कहीं ना कहीं किसी साथी को अपॉइंट करना पड़ जाता है और उस ग्रुप में उनको मैंने अपॉइंट किया, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को उस ग्रुप में नहीं निभा पाया। अदरवाइज हमारा पूरा मन था कि हम उस तरह से चीजों को आगे बढ़ाकर जो है चीजों को आगे बढ़ाएं और उस ग्रुप में चीजें होनी चाहिए जिस ग्रुप में आपने अभी कहा, लेकिन संभव मैं उस काम को उस रूप में नहीं कर पाया क्योंकि मेरी टीम का साथी वो साथी उस रूप में अपनी वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया। और डेफिनेटली मेरा मन है अभी और मोहित जी के नेतृत्व में हम एक बुक बना रहे हैं जो पूरे ऑल इंडिया मारवाड़ी मंच का परिचय बुक अगर हम लोग उसको कहेंगे उस रूप में एक बुक बन रही है और प्रॉफिटेबल बुक, ताकि वो हम मैक्सिमम उन लोगों तक पहुंचाए जो मतलब संबंधित राजनीतिक या बाकी जो पार्टी के और बाकी जो सेवा के जो क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों तक हम इसको पहुंचा पाए। उस रूप में हमारा मन है और वो जैसे ही करेगी डेफिनेटली आपको जरूर याद किया जाएगा। एक और सुझाव है जो आप खुद निकाल रहे हैं, जितने हिंदुस्तान में जितनी स्टेट में हमारी पार्टी है मारवाड़ी युवा मंच, वहाँ के मुख्यमंत्री से जरूर एक संदेश बुक मिल लीजिएगा जरूर से। मैं आपको बताना चाहूँगा अमित जी कि जैसे कि अभी हमारा जो नोटबुक का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया, ठीक है, जिस पर मैं उसके लिए भी बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा दोनों प्रांतीय अध्यक्षों का भी और बाकी जितने भी शाखाओं के पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। मुझे लगता है कि मंच ब्रांडिंग की अगर बात करूं तो इससे बढ़िया जबरदस्त जोरदार मस्त कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता जो नोटबुक का प्रोजेक्ट आया था। इसमें अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच का पूरा सेक्शन दिया हुआ है, हमारे क्या मुख्य उद्देश्य वो सारे दिए हुए हैं, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कितने स्टेट में हमारी कितनी ब्रांचेस हैं, ताकि कोई भी बच्चा भी खोलेगा उसको बुक हो तब उसकी बात पर हम प्रयास कर रहे हैं 300 बुक बनेगा राष्ट्रीय कार्यालय में और राष्ट्रीय कार्यालय में इस बात का रिस्ट्रिक्शन दिया है कि उनको जितने भी हमारे संबंधित लीडरशिप में है लोग उन लोगों को वो जरूर हम लोग लोगों को भेजेंगे, मन बना रखें वो हम जरूर भेजेंगे। और आपने क्या बताया? हाँ, वो संदेश की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास 3 राज्यपाल का लेटर आया है। एक राज्यपाल का आज आया जो झारखंड प्रांत से, ठीक है, झारखंड के राज्यपाल का लेटर हमारे पास एप्लीकेशन का आज आया और कल नागालैंड के राज्यपाल जी का लेटर हमारे पास आया और इससे पहले हमारे पास कर्नाटक के राज्यपाल जी का लेटर आया। तो डेफिनेटली हम प्रयास करें कि चीजों को वहां तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। और यदि का सवाल है क्या तो आगे जी आगे आइए और थोड़ा सा जल्दी करेंगे। कोई और किसी और का भी सवाल है क्या? मेरा भी है। आपका भी है तो भैया पहले आप पूछ लीजिए। पहले उनका मेरा जो सवाल है वो सुरेश रंजन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मेरा सवाल नहीं है, बस एक सजेशन है, एक काइंड ऑफ हेल्प जो कि मैं एज ए जेंसी में देखता हूँ अपने आसपास या बहुत सारे दोस्तों के साथ भी मैंने ऐसा फेस किया कि सर बहुत से ऐसे दोस्तों को देखा है कि छोटी मोटी चाहे जो भी कुछ रिगार्डिंग उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट फ्रीज ज्यादा हो जाता है पूरे इंडिया में। होपफुली सर मैंने डेटा एनालिसिस किया था कि 2026 या नवंबर 2025 नवंबर के आसपास पूरे इंडिया में 9 से 11 से 12 करोड़ बैंक अकाउंट ऐसे जो सर फ्रीज हो चुके हैं ड्यू टू फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, ड्यू टू कुछ ऐसे सस्पिशियस अमाउंट दुनिया में पता ही नहीं है। और जिन के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए उनके अकाउंट में कितने अमाउंट रखे हैं और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, चाहे 100 रुपए, चाहे 100, चाहे 2000, चाहे 2000। मेरे पास सर एक केस आया हमारे कटिहार के ये मतलब मारवाड़ी, उनका सर 7 लाख का ट्रांजैक्शन था, डिस्प्यूटेड अमाउंट इज ओनली 7000 बैंक अकाउंट फ्रीज। वो 7 लाख का अमाउंट यूज नहीं कर पाता। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका कैसे सॉल्व हो सकता है, तो मैंने बोला मैं अपने स्तर में ट्राई करता हूँ। मैंने बैंक में गया, एप्लीकेशन दाखिल की, एप्लीकेशन के बाद मैंने बोला मुझे कंप्लेंट डिटेल्स चाहिए, उसके थ्रू मुझे आईओ का डिटेल्स मिला, मैंने आईओ को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मल्टीपल टाइम्स मैंने। एक्सक्यूज मी भैया आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट जो भी मतलब कांटेक्ट स्टेशंस है उनसे सीधे ऐसा कोई कांटेक्ट होता है, ऐसा कोई सुविधा मिल सकती है? क्योंकि ऐसे बहुत से मतलब मारवाड़ी लोग हैं जो इनका जो व्यापार करते हैं,
ठीक है, अब वो 2 रुपए के चलते हमारे उनके खाने में 11-12 लाख रुपए पड़े, वो यूज नहीं कर पा रहे अपने किस बार थैंक यू भैया, हम समझ रहे हैं आपका प्रश्न, बट आई थिंक कि ये आज का जो स्टेज है और आज के जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है आपका, तो इसे शायद हम लोग बाद में विल सी एंड विल डिस्कस। अभी के लिए मैं भैया आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन किससे है और क्या है मेरा एक सजेशन, हम लोग बात करते हैं संगठन में, और हम लोग अभी कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, प्रांत अध्यक्ष आते हैं, स्टेट और शाखा अध्यक्ष, कभी भी कोर्ट पे बात नहीं करते। कोर्ट फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन पे बात करें तो मेरे अभी जैसे आप देखने के बाद मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि क्यों हम लोग अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जब मेरा बेटा 18 साल का हो तो मैं उसको युवा मंच का साथी बनाऊं। क्यों नहीं हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सब राष्ट्र का ऐसा एक नेतृत्व या ऐसा एक सिस्टम डेवलप हो कि मारवाड़ी युवा मंच के हर वो मारवाड़ी मंच के सदस्य, और जैसे ही वो 18 में जाए युवा मंच के सदस्य बने, जैसे हम लोग पंजाबी बिरादरी का देख सकते हैं, मुस्लिम बिरादरी का देख सकते हैं, गुजराती बिरादरी का, क्यों नहीं ये चीज में हम लोग थोड़ा सा फोकस करें? अगर इस चीज पे हम लोग फोकस करना स्टार्ट करेंगे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पे, प्रांत अध्यक्ष जी यहाँ पे है, और मेरी पूरी युवा शक्ति यहाँ पे, मात्र शक्ति, अगर थोड़ा सा भी हम लोग इस चीज पे विचार डालें और प्लानिंग करें तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि जिस जैसे भी बड़ा हुआ फर्स्ट युवा मंच का पौधा बन गया। अच्छा, उसके बाद एक मेरी बहन पूछ रही थी कि बेटी को हम लोग मेंबर बना सकते हैं, बेटी को मेंबर बनाएंगे, इस पे भी हम लोग को काम करना चाहिए कि भाई अपनी बेटी को 18 साल की उसको मेंबर बनाओ, युवा मंच का नॉलेज दो, ताकि वो अपने ससुराल में जाके जब उसे टाइम मिले तो वहाँ का ट्रांसफर दे और वहाँ पे युवा मंच का समय दे। तो इससे क्या होगा, हमारा संगठन भी मजबूत होगा और हमें पता चलेगा कि हमारे पास युवा, हमारे मारवाड़ी युवा मंच का कितना बड़ा नंबर है। थैंक यू सो मच भैया, वंडरफुल सजेशन। डेफिनेटली यहाँ पे सभी ने इस बात को नोट किया है। अब चलते हैं हम लोग रैपिड, आपका आई थिंक ये लास्ट प्रश्न हम लेंगे, प्लीज कीप इट वेरी शॉर्ट, और ये लास्ट प्रश्न के साथ में हम लोग नमस्कार सभी को, मैं संजय रावत रामगढ़ के शाखा से। मेरा बस एक ही सुझाव है, जब मैंने ये पोस्ट लिया था तो मैं ढूंढ रहा था कहीं से कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैंने बहुत सारी चीज़ों को भी देखा था, मैं जो युवा मंच का वेबसाइट है, उसके एक सेक्शन मुझे मिला वन संदेश। वन संदेश में मुझे जो मिला केवल 5 से 6 ही उसमें वन संदेश अपडेट हुआ है, और वो भी बहुत रेगुलर नहीं है। आज मेरे पास कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो 850 शाखाएं हैं उसी में इतना बढ़िया काम हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरा प्रांत, एक दूसरा शाखा उससे इंस्पायर होकर उस तरीके का कुछ कर सके। अगर उस चीज को हम लोग कर सके कि वो रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट पर टेस्ट अपने अपलोड हो जाए, ताकि हम लोग उसको देख सके और उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सके। थैंक यू आपका अच्छा, क्योंकि जो स्टाफ है अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही साथी है तो हिंदी को बहुत अच्छी तरह से समझता है, जो उस संदेश की जो काम को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है, और डेफिनेटली बहुत तरह से प्रयास कर रहे हैं कि कोई और साथी उस काम को ले, लेकिन वो उस रूप में हो नहीं पा रहा, इसलिए ये संदेश का जो काम है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ पड़ा है। कई सारे मंथ के कंप्लीट किए हुए पड़े हैं, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और डेफिनेटली आपका सुझाव अच्छा है। अगर जैसे ही ये चीज पूरी होती है हम जरूर प्रयास करके उसको अपलोड करें। महोदय, अगर आप पीडीएफ मुझे हर महीने भेज देंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, मेरा काम ही वही है वेबसाइट डेवलपमेंट। पीडीएफ तो हम भेज देंगे तो मोहित जी अपलोड कर देते हैं, उसका दिक्कत नहीं भैया। पीडीएफ बनाने तक का दिक्कत है, वो आप जिम्मेदारी लेते हो तो मैं आज ही देता हूँ। कंपाइल करने का जिम्मेदारी लेता हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए, ये अंतिम में एक रैपिड फायर लॉन्च कर रही, क्योंकि ये रैपिड फायर है, सिर्फ एक शब्द में मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहूंगी, सिर्फ एक शब्द है। चैलेंज यही है कि बहुत ही शॉर्ट और वन वर्ड में आपको आंसर देना है। सबसे पहले विशाल जी आपसे, मंच आपके लिए क्या है? एक जिम्मेदारी, डर या जुनून? जिम्मेदारी, डर या मेरे लिए मंच गर्व
साथ ही साथ जिम्मेदारी तो है, क्योंकि एक शब्द नहीं आता, तनाव से रैपिड फायर है, ठीक है? जिम्मेदारी मुझे क्या पता कि मैं इस मंच का मेंबर हूँ। हाँ। आपका फेवरेट आइकॉन इन मारवाड़ी वुमेन? Just one answer and please make it fast. ये रैपिड फायर। मेरे पूर्व प्रांताध्यक्ष विनय अग्रवाल जी, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। Thank you. Next, अश्विनी जी आपसे एक सवाल, मंच आपके लिए क्या है? जिम्मेदारी, घर, क्या जुनून? मंच मेरे लिए एक जुनून है जो मुझे कार्य के लिए जागृत करता है। Thank you. सक्सेस को अगर आप एक और शब्द में डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो शब्द क्या होगा? सक्सेस। मंच परिवार। Thank you. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 5 साल बाद भी हम विकास भैया को याद करें, कौन सा एक क्वालिटी से विकास भैया को याद करें? मेरा कनेक्ट, आप सदस्यों से कनेक्ट, मतलब कि मुझे लगता है कि सभी के मोबाइल पे मेरा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज। लीडरशिप का सबसे बड़ा मंत्र आपके हिसाब से क्या है? काम। वाह, जोरदार तालियां। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से भैया, आपका फेवरेट सोशल लीडर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सोशल वर्कर भी थे और एक राजनीतिक भी। भैया मंच आपके लिए क्या जिम्मेदारी कर रही है? डेफिनेटली जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। अगर युवाओं जरूरी नहीं है मारवाड़ी युवा मंच की युवा, मैं युवा इन जनरल की बात कर रही हूँ, उन्हें आप एक फोकस अगर देना चाहें, अपने जीवन का एक लक्ष्य उन्हें अगर देना चाहें तो वो क्या होगा? अपने बिजनेस में या अपने जो भी कार्य वो कर रहे हैं उनमें दक्षता हासिल करना या सोशल सर्विस में दक्षता हासिल करना? युवाओं में सबसे पहले क्या होना चाहिए? बिजनेस में दक्षता या सोशल सर्विस? नहीं, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मैं कंफ्यूज हूँ आपके क्वेश्चन। ठीक है, आपका विल ड्रॉप दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मतलब यूथ जो होते हैं आजकल मारवाड़ी युवा मंच इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं या अपने जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें फोकस करते हैं, वो सोशल सर्विस को कहीं नहीं प्रायोरिटी में नीचे रखते हैं। तो डेफिनेटली बिजनेस प्रायोरिटी है, लेकिन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हम जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं वो ये बताएं कि युवा मंच कौन है? युवा मंच कौन है? थैंक यू। मतलब मैं खुद ये मानता हूँ कि मैं युवा मंच, क्योंकि हम सबसे मिलकर युवा मंच बनता है। अगर जब मैं अपनी जिम्मेदारियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब यहाँ पर अगर पूरी उस रूप में निभाता हूँ तो शायद पूरे संगठन को फुलफिल करता है। तो हम अपनी पहले उस बात को समझ लें, बिजनेस की जगह बिजनेस। लेकिन अगर जब अभी जैसे विकास ने कहा कि करेक्ट, तो डेफिनेटली जब सोशल में मैं आता हूँ और जब मेरा कनेक्ट बढ़ता है तो मेरा बिजनेस को ऑटोमेटिकली पहले के शुरू में बढ़ी है। Thank you so much. So with this, we come to the close of our talk show. और बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों को कि आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया। अपने जीवन के कुछ बेहतरीन पहलू, बेहतरीन पल हम सबके साथ में आपने साझा किए और मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पर बैठे सभी ने बहुत इंस्पिरेशन दी है। आप चारों से बहुत कुछ हमने सीखा है। हमने देखा है किस तरह से इन पदों को लीड किया जाता है, कैसे विचार होने चाहिए। क्या पता कल हम में से ही कोई इन कुर्सियों पर बैठे। बहुत